ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ कि this law is based on law of conservation of energy, ठीक है। और देखो इस लॉ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਥੋੜੀ हिलती है ना। तो कई बार ना जो लूज है थोड़ी तो खुल भी सकती है, तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो जी सिरिंज है इंजैक्शन लिए यूज करते हैं या हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, तो ये सारा कुछ पास्कल लॉ ते बेस्ड है। हुण उस गल नूं समझण तो पहला लिखो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन law of conservation of energy ठीक है। हुण अगली लाइन लिखने तो पहला इधर देख लो, तो इस लॉ का कंसर्न फ्लूइड्स के नाल है। हुण जिहड़े फ्लूइड्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। तो इस कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ? गैस है, एयर है, गैस है। हुण अगर हुण इत्थे भी एयर है, ठीक है। हुण अगर मान लो मैं इस दरवाजे नूं इदां खोलिया तो मैं दरवाजे ते की लगाई है? फोर्स लगाई है ना। हुण इस दरवाजे के नाल जिहड़ी एयर है, तो इस दरवाजे ने उस एयर पे की लगाई? फोर्स, ठीक है। ते फोर्स पर यूनिट एरिया नूं की कहने आ? प्रेशर। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ मैं इस दरवाजे ਨੂੰ खोलिया तो इस दरवाजे ने बेसिकली की कीता? इस कमरे के अंदर जिहड़ा फ्लूइड है एयर ਉਹਦੇ ਤੇ प्रेशर लगाया, ठीक है। हुण पास्कल लॉ कहता वा कि वो जिहड़ा प्रेशर इस एग्जांपल च इस दरवाजे ने इस हवा ते लगाया, इत्थे लगाया ना, पर वो प्रेशर इत्थे नहीं रहना, उन्हें पूरे कमरे च फैल जाना। मतलब जिहड़ा इस हवा ने इस दरवाजे के खोलन करके प्रेशर एक्सपीरियंस किया, वो प्रेशर इस खिड़की के ऊपर भी लगना, ठीक है, हवा के थ्रू चला गया। वो प्रेशर फर्श पे भी लगना, दीवारों पे भी लगना, वो सामने डोर पे भी लगना। मतलब और एक गल होर, गल इदा नहीं समझना कितना वा, जदों इस दरवाजे ने हवा दे प्रेशर लगाया, सपोज कितना लगाया 1 पास्कल, तो वो 1 पास्कल प्रेशर फर्श पे भी लगना, छत पे भी लगना, दीवार पे भी लगना, दरवाजे पे भी लगना, विंडो पे भी लगना। तो ये नहीं होना कि वो डिवाइड नहीं होना, सेम प्रेशर ट्रांसमिट हो जाना चारों पासे, हर डायरेक्शन। और इस गल को दसन वाला लॉ जो है दैट इज पास्कल्स लॉ। तो लिखो, तो पास्कल लॉ की स्टेटमेंट की बनेगी? इट स्टेट्स दैट when a pressure is exerted at any portion on a fluid, comma, this pressure is transmitted equally
all directions within the fluid. अच्छा हम देखो बेटा, अगर ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖੋਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ 에ਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ 1 ਪਾਸਕਲ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ? ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਈਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ। मतलब ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖੋਲਣ ਤੇ 에ਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਾ 1 ਪਾਸਕਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਟੂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ठीक है, तो हुण जेड़ा 1 पास्कल प्रेशर है तो वो सारे पासे ही जाना, तो इस दरवाजे ते कितनी फोर्स लगूगी? 1 पास्कल प्रेशर है इनटू ਇਹਦਾ एरिया। ठीक है, हुण सोच के जवाब दिओ, ਇਹਦਾ एरिया और ਇਹਦੇ एरिया ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ एरिया ਕਿਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ एरिया, साइज ਵੱਡਾ ਵਾ। तो ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ सेम है, ਤਾਂ ਫਿਰ फोर्स कितने ज्यादा लग रही है? क्योंकि फोर्स की होंगी प्रेशर इनटू एरिया, तो इधर ज्यादा लगेगी, है ना? समझ आई गल? तो हुण ये जिहड़ी डिस्कशन है इनू मैं डायग्राम के नाल समझा रहा। देखो कि अगर मान लो तुसी एक स्पेशल कंटेनर तैयार करते हैं, तो आ एक साडा कंटेनर है, आ कंटेनर है। हुण मैं की करदा, एक ना वर्ड आएगा बेटा पिस्टन। पिस्टन का मतलब समझ सकते हैं मूवेबल लिड, ढक्कन, है ना? तो वो चीज जिहड़ी मूव करदी, मूवेबल लिड कह सकते हैं। तो प्रैक्टिकली तो जिहड़ा लिड हुंदा वो फिक्स हो जाता वा, कस हो जाता ना, पर पिस्टन का मतलब है भी मूवेबल, जिहड़ा मूव कर सकता फ्रीली। और आइडियल सिचुएशन तुहानू मैं कह रहा भी +1 +2 दे विच जो असीं साइंस पढ़दे हैं बड़ा आइडियल कंडीशंस है, बेसिक्स है कि फ्रिक्शनलैस पिस्टन है, मतलब फ्रिक्शन वाली फोर्स नूं असीं दिमाग च नहीं लैके आ रहे, ना लियाना। हुण ये जिहड़ा कंटेनर है, तो मैं इत्थे आ पिस्टन फिट करता, तो आ जिहड़ा पिस्टन है तो ये नंबर 1 कहता मैंने, और इस पिस्टन का एरिया मान लो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और एक पिस्टन मैं इत्थे लगाता और इस पिस्टन का नाम देता नंबर 2, और इसका एरिया है A2। हुण बेटा ये जिहड़े दो पिस्टन्स है, तो इत्थे मैं फ्लूइड लिक्विड भरता, आ फ्लूइड है जिहड़ा मर्जी होए फ्लूइड वो आपां फिल करता। अच्छा हुण मैं तुहानू कहना वा भी तुसी इस पिस्टन नू अंदर नू पुश करना, इसका मतलब की है? फोर्स लगानी है ना? तो कितनी फोर्स लगाई तुसी? F1। तो ये जिहड़ी तुसी फोर्स लगाई है, तुसी तो पिस्टन ते लगाई है, ते पिस्टन ने फ्लूइड ते लगानी है ना? तो कितना प्रेशर पैदा होएगा? F1 over A1। ठीक है, हुण इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली F1 की है अप्लाइड फोर्स, और इस अप्लाइड फोर्स के कारण इथे फ्लूइड के ऊपर कितना प्रेशर लगा?
ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿਸਟਨ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ फोर्स कितनी F2 के बराबर P into A2 इतनी फोर्स लगने हैं और ये फोर्स लगूगी किधर नु जे कॉमन सेंस यूज करिए बाहर नु इतने लगू है ना तो आ फोर्स लगेगी पिस्टन के ऊपर तो ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਸੀ पर आ पिस्टन देखने वाले ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਪਰ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ पास्कल लॉ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰग ठीक है अच्छा तो आ होगी अप्लाइड फोर्स और ये होगी रिजल्टेंट फोर्स कह लो आउटपुट फोर्स कह लो ਜਿਹੜੀ ऑब्टेन हुई है अच्छा ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿ F1 F2 ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆ ਜਿਹੜਾ P ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਆ P F2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ आ ਜਿਹੜੀ वैल्यू है A2 by A1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ A2 over A1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂ क्योंकि A2 ज्यादा है ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ A2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ तो इट मींस आ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ तो आ F1 है आ A2 over A1 है ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ F2 over F1 is equal to A2 over A1 तो as A2 greater than A1 है इस करके ਜੇ ਆ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ एक से बड़ा F2 greater than ਇਥੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ कि अगर एरिया का ज्यादा हो तो हाँ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਦੇ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ बड़े वाले एरिया तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ऑब्टेन ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ obtain ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਘੱਟ ਫੋਰਸ obtain ਹੋਣੀ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਘੱਟ ਕਿਉਂ obtain ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ तो ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਬਣਾਈਓ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਫੋਰਸ ਸਮਾਲਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੋਰਸ ਲਾਰਜਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ obtain ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ obtain ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ 'ਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ 'ਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਣਾ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो भारी चीज ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਵਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ तो ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਹੈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਣਾ ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ तो ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ तो उस ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਤੋਂ obtain ਕਰਦੇ ਹਾਂ है ना तो इस करके ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਆ obtain ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ अच्छा ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਈਓ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਉਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ એનર્ਜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਸਟਨ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗਾ
ਪਿਸਟਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਯੈਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੀ, x1। तो ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਔਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ सेम डायरेक्शन ਚ ਹੈ ਤਾਂ cos 0 1 ਹੋ ਗਿਆ, तो वर्क डन कितना ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ और s x1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ f f1 ਹੈ। अच्छा ਹੁਣ ਆ ਪਿਸਟਨ ਵੀ ਹਿੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ x2, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਆਬਟੇਨ ਹੋਇਆ F2 into xt और दोनों बराबर है क्योंकि एनर्जी ने की रहना कंजर्व, जितना वर्क करना उतना ही ऑब्टेन होना, ठीक है। अच्छा हुन इस डायग्राम दे अकॉर्डिंगली अगर आपा देखिए ज्यादा कौन है, F2 x2 नहीं ज्यादा, F2 ज्यादा, F2 ज्यादा वा, तो ਇਹਦਾ मतलब x2 ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੱਟ, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट f1 x1 बराबर रहना ना, समझ आ रही, ਇਹਦਾ मतलब as f2 greater than f1 है, इस करके x2 less than मतलब कि भी जिथे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉलर है, छोटा वा, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, और जिथे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा वा उत्थे फोर्स ज्यादा होएगी ते डिस्प्लेसमेंट घट होएगी। हुन ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बॉयज ने खास करके एक्सपीरियंस कीता हो सकदा कि अगर मान लो बाय चांस थानू जिथे पंक्चर लगदे तो उत्थे 4 व्हीलर नू लेके गए कार नू, तो हुन मान लो उत्थे जेड़ा जैक है वो हाइड्रोलिक जैक है, लिफ्ट कह देने उन्होंने, तो वो मकैनिक ने लिया के कार दे नीचे लगाया ते उस तो बाद उन्हें एक लंबा जिहा हैंडल हुंदा उन्होंने इदा करदा ना प्रेस, तो हुन वो हैंडल इदा आ हैंडल इदा लगा, हुन उन्हें हैंडल नू पकड़ के इदा नीचे नू दबाया, हुन आ जिहड़ा हैंडल है इन्ना नीचे डिस्प्लेस होया ना, इन्ना डिस्प्लेस हो गया नीचे, पर दूजे पासे जिहड़ी कार है क्या वो भी इन्नी उच्ची थोड़ी जांदी है, वो थोड़ी जी गई, फिर वो की करदा दोबारा थल्ले नू करदा, फिर थोड़ी जी उच्ची, फिर दोबारा करदा, मतलब वो घट फोर्स लगा के ते ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ते दूजे पासे जिहड़ी आउटपुट है उत्थे ज्यादा फोर्स ते घट डिस्प्लेसमेंट आ रही है ना, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, हुन लास्ट पॉइंट फिर उस तो बाद नोट कर लियो। हुन पुੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ एनर्जी ਦੀ टर्म ਚ, ਜੇ एनर्जी पर यूनिट टाइम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, वर्क ओवर टाइम कह लो, एनर्जी ओवर टाइम पावर है। तो अगर मैं आ ਜਿਹੜੀਆਂ दो इक्वेशंस है f1 x1 ਤੇ ਆ ਹੈ f2 x2, ਤੇ अगर मैं दोनों ਨੂੰ टाइम ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करता ਤਾਂ आ हो गई वेलोसिटी f1 v1, आ हो गई f2 वेलोसिटी। हुन केड़ी वेलोसिटी ज्यादा होएगी केड़ी घट होएगी, v1 ते v2 घट है, मतलब जिधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ज्यादा वा उधर फोर्स ज्यादा ऑब्टेन होएगी पर डिस्प्लेसमेंट ते वेलोसिटी घट हो, ते जिधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट है उत्थे फोर्स घट होएगी पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। हुन इहदी जरूरत कित्थे पैंदी है, सिरिंज, क्योंकि जदों असीं वैक्सीन नूं या इंजैक्शन नूं इंजैक्ट करना बॉडी च तां कोई पर्टिकुलर तेजी नाल करना हुंदा ना, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ सिरिंज है तो उस सिरिंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सिरिंज भी आही चीज है, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨੀਡਲ है ना, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਸਟਨ, ਤੇ ਆ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਤੇ ਨਰਸ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਵਾਲਾ ਪਿਸਟਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ
ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੀਡਲ ਲੱਗੀ ਆ ਉਧਰ ਪਿਸਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਡਲ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਆਬਟੇਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਲੂਇਡ ਇੰਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਪਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਿੰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਖਿੱਚਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਕੋਕ ਪੀਤੀ ਕਦੀ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣਾ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਕੋਕ ਨਾ ਵੀ ਪੀਓ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਰਾਬ ਆ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਏਦਾਂ ਰੱਖ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਸੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ, ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਟੂ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਾਇਰ ਟੂ ਲੋਅਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ 'ਚ ਵੀ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ 'ਚ ਵੀ, है ना। तो बेसिक सारा ही है।
ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਲਿਖੀਏ सर आप थ्रस्ट और थ्रस्ट सेम होती है? नहीं अब थ्रस्ट और थ्रस्ट च की फर्क है? वो तो थ्रस्ट जनरल टर्म है, मतलब ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਲੂਇਡ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਥ੍ਰਸਟ ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਪ ਥ੍ਰਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਨੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ। तो ये फर्क है अप थ्रस्ट और थ्रस्ट। थ्रस्ट जनरल टर्म हो गई, अप थ्रस्ट ਉਹਦਾ ਇੱਕ स्पेशल केस हो गया। सर अगर डाउनवर्ड लगेगा हैं? नहीं वो नहीं लगनी, नहीं वो तो लगी जाए, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ। तो देखो buoyant force, buoyancy ਜਾਂ upthrust, ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ B ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਬਲਸ ਘੱਟ ਹੈ ਟਰਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, B ਔਰ K ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਦੇ, मतलब थोड़ा जिहा ध्यान रखना पैना, आइडिया होना शुरू हो जाता भी इत्थे की मतलब है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ अटेंड ब्रैकेट में होगा क्या बेटा? ये बी ब्रैकेट नहीं वो मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ B सिंपल। तो अप थ्रस्ट ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, buoyant force ਦਾ ਕੀ मीनिंग है? देखो भी एक्चुअली ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੈਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਡਿਸਪਲੇਸ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਫਲੂਇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਇਸ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ड्यू टू इलास्टिसिटी वो वापस आना चाहता, और उस चक्कर चो की कर रहा, जे मैं अपनी बॉडी की एग्जांपल लवां तो जेड़ी हवा आ मेरे आले दुआले वो की कर रही है, मेरी बॉडी के ऊपर चारों पासियों फोर्सेस लगा रही है। एक नहीं फोर्स लगा रही, बड़ियां फोर्सेस लगा रही है ना, इधरों भी फोर्स लग रही है, इधर भी लग रही है। हुण आ दोनों फोर्सेस इक्वल बट ऑपोजिट है, आ भी लग रही है फोर्स, आ भी लग रही है, आ भी लग रही है, ये इक्वल बट ऑपोजिट है। एक फोर्स इदा भी लग रही है ते एक थल्लों ऊपर नूं लग रही है। तो हुण जिहड़ी आ वाली फोर्स है ये घट है, वो क्यों घट है? क्योंकि मैं फ्लूइड च खड़ा वां, है ना, ते फ्लूइड दे अंदर जिहड़ा प्रैशर हुंदा वो डेप्थ दे नाल फार्मूला की होता प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड या लिक्विड। देखो तो बच्चे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड H रो जी, और H की ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डेप्थ ਹੁੰਦੀ, तो फिर डेप्थ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ H ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੇਗਾ। मतलब ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਲੂਇਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ A B C ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? C ਤੇ ਹੋਏਗਾ ना, क्योंकि ये ज्यादा डेप्थ पे है। तो मेरे पैर ते
ਤੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕਮਰੇ 'ਚ? ਪੈਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ है ना, तो फिर फोर्स भी ज्यादा होएगी। अच्छा ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, तो अगर आप मैं हाथ इधर रखना तो इस हाथ के ऊपर प्रेशर करके फोर्स किधर ਨੂੰ लगनी है? इदा ऊपर ਨੂੰ, ठीक है। प्रेशर करके फोर्स हमेशा सरफेस ਦੇ परपेंडिकुलर लगनी, ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਜੇ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸ मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर जिहड़ी फोर्स लगनी है ड्यू टू प्रेशर, ਉਹਦੀ डायरेक्शन की होनी है हमेशा परपेंडिकुलर उस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल। समझ गए? अच्छा हुन आ ਜਿਹੜਾ मेरा हेड है ना, तो आ वाला सरफेस इदां वा है ना, तो फोर्स इदां लगनी, ते ਜਿਹੜੇ पैर है ਉਹਦਾ सोल किदां वा इदां है। एक्चुअली की है मेरे ਜਿਹੜਾ पैर ਦਾ सोल है तला, तो पैर ਦਾ तला और ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੈ। तो ਉਹ पैर ਦਾ तला ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ फोर्स कितना लगनी? ऊपर ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆ वाली फोर्स और आ वाली फोर्स दो लग रही है ना, तो ऊपर प्रेशर तो फोर्स घट है, नीचे प्रेशर फोर्स, तो ਇਹਦਾ मतलब नेट फोर्स किधर ਨੂੰ है? अपवर्ड्स। तो इट मींस ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ पूरी तरह नाल या पार्टली, अद्धी या थोड़ी या पूरी, ता उन्हें फ्लूइड ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? डिस्प्लेस, हटाया होया। ਤੇ ਉਹ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ड्यू टू इलास्टिसिटी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करना चाहता, और ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫੋਰਸਸ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, और इस करके ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? अपथ्रस्ट या buoyant force या buoyancy। ठीक है, तो जितना ਤੁਹਾਨੂੰ याद है कि बॉडी का वेट हमेशा, हाँ हमेशा, चाहे बॉडी रुकी है चाहे चल रही है, ऊपर ਨੂੰ जा रही, नीचे ਨੂੰ आ रही, खब्बे सज्जे जिधर ਨੂੰ मर्जी आवे जावे, बॉडी का वेट हमेशा थल्ले ਨੂੰ लगना। इसी तरह नाल फ्लूइड ਦੇ ਅੰਦਰ बॉडी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ रुकी है चाहे चल रही है, जिद्दां दी मर्जी हालत है, buoyant force हमेशा किधर ਨੂੰ लगनी? वर्टिकली अपवर्ड लगनी है ना, मैं लिखाना सारा। अच्छा, पर उस तो पहला एक मिनट लिया भी देखो, ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ C ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਆ लगेगी फोर्स। पता ना क्यों? क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ परपेंडिकुलर, है ना, बाहर में, मतलब समझ लग रही? इतना नहीं लग रही फोर्स? आ वाली हवा है ना फैलना चाहती है ना, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਆ ਫੋਰਸ, ਤੇ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਤਰਫ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੂ। हाँ, क्योंकि दीवार इतना है ना, क्योंकि ये डायग्राम 3D है, बनाई किथे ਆਪਾਂ बोर्ड 2D ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ कंफ्यूजन। ये कंटेनर इतना थोड़ी है, कंटेनर तो बाल्टी है ना, हाँ, तो कंटेनर के ऊपर बाल्टी ते ਜਿਹੜੀ फोर्स लगनी है, तो इतना लग रही है इधरले पासे, इस साइड पे लग रही है ना, ज्यादा किथे होगी ABC जो फोर्स?
क्यों क्योंकि इसी प्रेशर प्रेशर ज्यादा वा डेप्थ ज्यादा वा सी पॉइंट दी तो प्रेशर ज्यादा फोर्स भी ज्यादा है ना ਇਹਦਾ मतलब क्योंकि ਇੱਥੇ फोर्स ज्यादा लग रही है ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਟੀ है ਉਹ ਥੱਲੇ ज्यादा मजबूत होनी चाहिए है क्योंकि फोर्स ऊपर चाहे थोड़ी कमजोर भी हो चल जूगा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਮ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਡੈਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੌਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੋਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਬੀਅਰ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ठीक है ना ऊपर पतली है क्योंकि घट फोर्स बियर करनी है समझ आई गल तो ये कंसेप्ट है अच्छा हुन वापस आपा पॉइंट फोर्स ते आने लिखो पॉइंट फोर्स है की है ना तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖੀਏ कि when a body is immersed when a body is immersed partially or completely immersed partially or immersed ठीक है immersed the spelling लिख लो immersed partially or completely in a fluid comma fluid is displaced this displaced fluid tends to regain its original position due to elasticity and exerts net upward force and exerts net upward force on the immersed body this force is called buoyant force or upthrust or buoyancy ठीक है तो फिर लिखो the direction of buoyant force always in vertically upward direction is always vertically upward irrespective of the state of body within the fluid irrespective of the state of body within fluid state of body ਦਾ मतलब ਵੀ ਉਹ body ਰੁਕੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ left ਜਾ ਰਹੀ right ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ weight ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੈ vertically downward buoyant force ਹਮੇਸ਼ਾ vertically upward ਹੈ तो ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ डायग्राम बना लगा बेटा देखो कि आ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ है
ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਫਲੂਇਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਇਮਰਜਡ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ कंप्लीटली इमर्ज्ड है। तो चाहे पार्शियली होवे चाहे कंप्लीटली होवे, buoyant फोर्स हमेशा वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर को ही लेनी है उसमें। दूसरा पॉइंट बेटा, the magnitude of buoyant forces always equal to weight of displaced fluid। और ये कितना कटी जाती है तो देखियो इधर यार। तो जेड़ा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है ਉਹਦਾ weight कितना कटना, तुसी सब तो पहला गौर नाल देखना कि बॉडी पार्शली इमर्ज्ड है कि जे ਤਾਂ कंप्लीटली इमर्ज्ड है, फिर तो तुसी साफ देख रहे हैं कि जिन्ना बॉडी दा वॉल्यूम है उन्ने वॉल्यूम चों फ्लूइड डिस्प्लेस होया है ना। तो मतलब इथे बॉडी दा वॉल्यूम ते डिस्प्लेस्ड फ्लूइड दा वॉल्यूम दोनों बराबर है, पर इथे बॉडी दा वॉल्यूम ज्यादा वा क्योंकि डिस्प्लेस्ड फ्लूइड सिर्फ आ वाला पोर्शन ही है ना, ध्यान दियो यहाँ सिर्फ इन्ने हिस्से तक ही फ्लूइड डिस्प्लेस होया ना, क्योंकि यहाँ था फ्लूइड चो बाहर है। तो मतलब ये बड़ा अटेंटिवली ध्यान देना पैना तुहानू है ना कि जदों buoyant फोर्स निकालनी है तो तुसी केड़ा वॉल्यूम लेना, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड दा वॉल्यूम। तो आ वाला वॉल्यूम जेड़ा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड दा वॉल्यूम, तो उन्होंने कहते ना मल्टीप्लाई करना फ्लूइड दी डेंसिटी नाल इनटू जी। तो देखो buoyant फोर्स दा फार्मूला ये आ गया, और ਇਹਦੇ ਚ v ਦਾ ਕੀ मतलब है, वाटर ना को फ्लूइड करो है ना जनरल, क्योंकि कुछ भी लिक्विड हो सकता कोई भी। तो v जोड़ा वा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ते रो की है डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक है, तो जे तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ कंप्लीटली इमर्ज्ड बॉडी है, फिर ਤਾਂ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ਦਾ वॉल्यूम ਤੇ बॉडी ਦਾ वॉल्यूम यही सेम ही है, पर जे कंप्लीटली इमर्ज्ड नहीं है फिर डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ਦਾ वॉल्यूम अलग है, बॉडी ਦਾ वॉल्यूम अलग है। ये ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करनी। अच्छा हुन बेटा इस तक समझ आ गई गल। हुन लिखो एक्चुअल वेट। जो आप टर्म यूज करते हैं ना वेट ऑफ बॉडी ਉਹਦਾ मतलब एक्चुअल वेट है ना। एक्चुअल वेट हमेशा किसके बराबर होता बेटा, किसी भी बॉडी का एक्चुअल वेट की है mg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअल वेट इज इक्वल टू mg। m कौन है, बॉडी का मास, ते g की है एक्सेलरेशन किहड़ी जगह दी, जिथे बॉडी पई है। क्योंकि आप ये भी सीख चुके हैं कि अलग-अलग जगह ते g दी वैल्यू है ना, तो ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। पर जेड़ा एक्चुअल वेट है ਉਹਦਾ मतलब है mg। ठीक, और mg हमेशा डायरेक्शन किधर ਨੂੰ होनी, डाउनवर्ड। ठीक है, ਹੁਣ ਉੱਤਰ देखो, तो आ ਤੁਹਾਡੀ एक बॉडी है, तो इस बॉडी का मास अगर m है तो जे मैं कहा ਇਹਦਾ
ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Vertically ਕਹਿਣਾ down. ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਐਪਰੈਂਟ weight ਐਪਰੈਂਟ weight ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ net लिख लो is equal to net downward force net downward force मतलब कुल मिला के कितनी थल्ले ਨੂੰ फोर्स लग रही है वो apparent weight अच्छा हम सोच के देखो ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ हैं ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ weight ਕਿੰਨਾ ਵਾ mg और इस डायग्राम च apparent weight कितना क्योंकि apparent weight है net downward force इथे इको ही तो फोर्स है वही डाउनवर्ड है तो नेट भी वही है तो mg मतलब इस डायग्राम दे इनु ड्रा करो ना डायग्राम इथे apparent weight भी कितना वा mg actual weight भी कितना mg है ना क्लियर है ते आ लो हुन ए हुन आपां इस बॉडी नु फ्लूइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਜ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਇਮਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਅਪ ਥਰਸਟ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ठीक है लग गई ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ये सर लग पड़ेगी पानी वाली लग हाँ ये अलग बनानी है मैं तो उत्ते बनाती ना तुसी अलग बनानी ਹੁਣ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੈਕਿੰਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ weight ਕਿੰਨਾ ਉਹ mg ਹੈ हाँ पर apparent weight कितना आ गया हाँ mg माइनस क्योंकि वो उल्टा है ना तो आप दोनों का वेक्टर सामने लेना सी तो mg माइनस b लिख लिया अच्छा ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ इतों सोच समझ के जवाब दो साफ क्लियर हो जाना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਰਜਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ weight ਤੇ ਐਪਰੈਂਟ weight ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲ weight ਐਪਰੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਫਲੂਇਡ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਲੂਇਡ ਚ ਇਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ weight ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ तो ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਰਜ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਚਾਹੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਵੀ ਹੋਏ ਅੱਧੀ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ weight ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ सबमरीनल फिर नहीं वो भी आवांगे उत्थे भी पहुंचांगे हले सबमरीन दी जगह कोई और एग्जांपल ले लेने ਆਪਾਂ ना तो वो मैं ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਫਲੂਇਡ ਚ ਇਮਰਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਇਨ weight ਕਿੰਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ weight ਚੋਂ apparent weight ਨੂੰ माइनस कर कितना बनया करो तो वैल्यूज पुट एक्चुअल weight दी करो तो फिर आ जाना नेट रिजल्ट सर माइनस भी है माइनस ब्रैकेट खोल दूंगा तो आ गया Yes, sir. तो की सीखे ਆਪਾਂ Loss in weight
ਕਦੋਂ? जब बॉडी होती ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲੂਇਡ ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ? weight of displaced fluid ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਹੈਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣਾ तो ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ? ਆਰਕਿਮੀਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। क्लियर? लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल दी स्टेटमेंट की है। इट स्टेट्स दैट when a body is partially or completely immersed in a fluid, it loses its weight. The loss in weight of body is equal to किसके बराबर है? Buoyant force is equal to buoyant force, ब्रैकेट च लिख लो, equal to weight of displaced fluid। कि नहीं लिख सकते हैं ना? तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, हुण बेटा अगली गल सुनो। हुण ये गल तुसी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किद्दां कर सकते हैं कि हुण मान लो एक कंटेनर है ना, प्रैक्टिकल जे करना चाहते हैं तो एक कंटेनर है, तो टब है ना। हुण आ जिद्दां आ पकड़ा बॉटल, हुण जिद्दां आ बॉटल है, इनू आपां चकदे हां, कोई भार महसूस हो रहा है ना, भारी लग रही है सानू, तो इनू चक्कीए तो सानू थोड़ा जिहा भार महसूस होएगा। हुण पता की करना, इनू पानी दा टब भर के ना उहदे च पा देना, और फिर पानी दे विच टब दे विच ये पई हुई है, फिर इनू दोबारा पानी दे अंदर चक्कन की कोशिश करो, तुहानू लगेगा, तुहाडियां जिहड़ियां सेंसेस है उत्थों पता लग जाएगा भी ये थोड़ी जी हल्की फ्लूइड दे अंदर लॉस इन वेट होता है कि गेन इन वेट? तो लॉस इन कंटेनर को रखेंगे तो वो, अगर खुले कंटेनर को रखेंगे वो भारी हो जाएगा। जैसे खुले बॉक्स को रखा तो उसको रखेंगे तो उसको उठाएंगे तो वो भारी हो नहीं 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 वो नहीं पुੱਤ, वो कंटेनर वाला कांसेप्ट जेड़ा वा वो किस सेंस च कह रही मैनू नहीं पता लग रहा, तो उसके अंदर पानी चला जाएगा ना। नहीं नहीं वो तो पानी दा भार हो गया ना, वो नहीं गल कर रहे हैं। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫਲੂਇਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪਈ ਬੋਡੀ लॉस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ लॉस ਹੁੰਦਾ ਤੇ buoyant force ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ? ਰੋ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਲੂਇਡਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, एक घट डेंसिटी वाला, एक ज्यादा डेंसिटी वाले फ्लूइड की हो बॉडी और भी हल्की महसूस हो, है ना। तो एक कांसेप्ट है। तो हुन इट्स तक क्लियर है? चलो हुन लिखो हेडिंग laws of flotation। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, floating body, sink। ਹੁਣ
फ्लोटिंग बॉडी ते सिंक वाला कंसेप्ट जिहड़ा वा ओनू समझिए तो नोट कर लो बेटा पहला तो नोट करो फ्लोटिंग बॉडी is always in equilibrium. Brackets लिख लो particularly in vertical direction. Particularly in vertical direction. मतलब इनू ਆਪਾਂ दोनों तरह ना समझना कि अगर मैनू कोई कहे कि एक बॉडी फ्लोट कर रही है तो फ्लोटिंग बॉडी दे ऊपर नीचे नू केड़ी फोर्स लगनी है वेट ऑफ बॉडी वेट ते ऊपर नू बाइंड फोर्स ता नेट फोर्स जीरो होनी ओदा मतलब बी और mg इक्वल है मतलब फ्लोटिंग बॉडी दा वेट और बाइंड फोर्स इक्वल होने हैं ठीक है ते जे वेट और बाइंड फोर्स इक्वल है तो बॉडी फ्लोट कर रही है जे बॉडी फ्लोटिंग है ना दोनों इक्वल हो जाने हैं समझ आई गल तो हुण मैं तुहाडे सामने फ्लोटिंग बॉडी बना रहा आ बनाती फ्लोटिंग बॉडी हुण आ जिहड़ी फ्लोटिंग बॉडी है ये फ्लोटिंग बॉडी है पुत्र लिख लेना तो mg की है इसका ते b की है और mg वेट w करता ना अपन और फ्लोटिंग बॉडी होने करके w और b इक्वल है क्योंकि ऊपर लिखा फ्लोटिंग बॉडी लिखना वा फ्लोटिंग बॉडी और ये जी फ्लोटिंग बॉडी है ये पार्शियली इमर्ज्ड है मतलब ਇਹਦਾ कुछ हिस्सा बाहर है लिक्विड चों ते कुछ अंदर है फ्लोटिंग बॉडी हमेशा पार्शियली होती है नहीं 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 हमेशा होती है ना कुछ आना क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ फ्लोटिंग बॉडीज देखते हैं आम जिंदगी च या वो ज्यादातर पार्शियली है पर उन्हें क्या सी ना सबमरीन्स पनडुब्बी वो भी फ्लोट ही कर रही है पर वो पूरी दी पूरी कंप्लीटली हाँ तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ फ्लोटिंग बॉडी है क्योंकि ਸਾਡੇ माइंड 'ਚ ਇਹੀ इंप्रेशन है ਜਿਹੜੀ पूरी पूरी बॉडी अंदर है वो सिंक ही हो गई है ना पर सिंक का मतलब अलग है फ्लोटिंग का मतलब अलग है तो फ्लोटिंग बॉडी ਜਿਹੜੀ है ਉਹਦਾ कुछ हिस्सा बाहर और कुछ अंदर हो सकता है पर ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਓ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਆ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ फ्लोटिंग बॉडी है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मतलब फ्लोटिंग बॉडी ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ weight और buoyant force हमेशा इक्वल है बराबर है ਹੁਣ देखो भी ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ तो रो की है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लूइड ते सिग्मा की है डेंसिटी ऑफ द बॉडी बॉडी की डेंसिटी सिग्मा है रो की है डेंसिटी ऑफ द लिख लो ना नाल नाल ठीक है ਹੁਣ देखो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ बॉडी ਦਾ वॉल्यूम ਤੇ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ਦਾ वॉल्यूम सेम है कि अलग है बॉडी ਦਾ वॉल्यूम अलग अलग को
बॉडी का वॉल्यूम ते जितना डिस्प्लेस तो आ वाला हिस्सा जिहड़ा वा वाला है ना ये v डैश है तो इत्थे v की है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस v वॉल्यूम ऑफ बॉडी है तो v डैश डिस्प्लेस्ड फ्लूइड दा वॉल्यूम है ना ज्यादा केड़ा वा V v v ज्यादा वा अच्छा हुन किसी भी बॉडी दा वेट की हुंदा mg m बॉडी दा m मास की हुंदा बॉडी दा वॉल्यूम बॉडी दी डेंसिटी और मास हो गया buoyant फोर्स की हुंदी डिस्प्लेस्ड आ कटे गए हुन इधर देखियो सिग्मा बाय रो इज इक्वल टू v डैश बाय हुन v डैश v तो छोटा है। इस करके आ टर्म लेस देन 1 है तो इट मींस सिग्मा लेस देन मतलब अगर बॉडी दी डेंसिटी फ्लूइड दी डेंसिटी तो घट है तो बॉडी फ्लोट करेगी और उसका कुछ हिस्सा बाहर होना पार्शियली इमर्ज्ड होएगी है ना यही बनेगा ना अच्छा अब इधर आइएगा इकट्ठा ही लिख लियो हुन इथे बेटा बॉडी दा वॉल्यूम ते डिस्प्लेस्ड फ्लूइड दा वॉल्यूम दोनों सेम है तो इस केस दे विच वेट हो गया v सिग्मा जी ते buoyant फोर्स भी हो गई v g कटे गए मतलब जदों बॉडी दी डेंसिटी ते फ्लूइड दी डेंसिटी सेम है तो बॉडी कंप्लीटली इमर्ज्ड करेगी फ्लोट ही सिग्मा वाली तो सेम है हां जो सिग्मा ज्यादा फिर सिंक कर दे मतलब इथों इंटरेस्टिंग चीज की देख रहे हैं आप ये दोनों केसेस च बॉडीज फ्लोट कर रही हैं फ्लोटिंग बॉडी दी डेंसिटी फ्लूइड दी डेंसिटी तो घट भी हो सकती है ते बराबर भी हो सकती है पर फ्लोटिंग बॉडी दी वेट और पॉइंट फोर्स हमेशा इक्वल ही रहने दोनों चीजें अच्छा ना देखो बेटा सिंक वाला केस की बनू when a body sink then W buoyant force तो ज्यादा होगा ठीक है और एक कल क्लियरली मान लो जदों भी बॉडी सिंक हो रही है वो पूरी की पूरी हमेशा इमर्ज्ड ही रहनी है ताई सिंक होगी तो इस कारण करके जिहड़ी बॉडी ने सिंक करना उसकी डेंसिटी फ्लूइड दी डेंसिटी तो ज्यादा होगी क्लियर है हुन कई बारी मन च भी डाउट आता कि क्या जिदा सिंक वाले केस च तां वेट buoyant फोर्स तो ज्यादा वा फ्लोटिंग वाले केस च बराबर है तो क्या buoyant फोर्स वेट तो ज्यादा हो सकती है यस buoyant फोर्स एट एनी इंस्टेंट किसी वक्त वेट तो ज्यादा हो सकती है पर फिर वो होएगा कि उदों उस तो बाद अगला रिजल्ट की होएगा अगर मान लो थोड़ी बॉडी दी
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲੂਇਡ ਚ ਇਮਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਬੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ weight ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ upwards ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੇ ਫਲੂਇਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਬੋਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਫਲੂਇਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ weight ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਬੋਡੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਲੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਾ तो at any time at any instant buoyant force ज़्यादा हो सकती है पर ਉਹਦਾ फाइनल रिजल्ट ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬੋਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਲੋਟ ਕਰ ਲਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਫਲੂਇਡ ਚੋਂ ਤਾਂ buoyant force ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ weight ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੋਡੀ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਦੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ कि यहाँ फ्लोटिंग वाली है जो buoyant force और weight बराबर है दूसरी सिंक वाली है जो weight greater than buoyant force ठीक है तो ये पॉइंट्स है जिहड़े कि तुहानू पता होने चाहिए तो ये बेटा अपना दो टॉपिक्स कंप्लीट